जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 45। आज के लेक्चर में हमारे दो टास्क हैं। एक है रिप्रोडक्शन का टास्क, वैल्यू चेन एनालिसिस में जो हमारी सपोर्ट एक्टिविटीज या सेकेंडरी एक्टिविटीज है उनको स्टडी करना। और मैंने आपको बताया था एग्जाम में वैल्यू चेन एनालिसिस की प्राइमरी एक्टिविटीज को केस स्टडी में टेस्ट करता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज उसका फेवरेट एरिया नहीं है, लेकिन कवर जरूर करेंगे। मे भी कभी पूछ ले, या कम से कम रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रिपेयर करना है। जो आज के लेक्चर का ज़्यादा अहम हिस्सा है वो है स्वॉट एनालिसिस। ये वो केस स्टडी है जो हॉट फेवरेट है एग्जामिनर की, और इसमें से लगभग समझिए लाजमी क्वेश्चन आएगा स्वॉट एनालिसिस। तो इसको हम सीखेंगे कि इसकी केस स्टडी किस तरीके से आएगी और हमने उसे प्रेजेंट कैसे करना। सबसे पहले स्पोर्ट एक्टिविटीज़, मुझे बताइए क्या वैल्यू चेन एनालिसिस में प्राइमरी एक्टिविटीज़ के साथ हम कंफर्टेबल हैं? एग्जाम में अगर किसी भी बिजनेस की इंटरनल एक्टिविटीज़ दे तो हम उसे इन 5 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, 5 कैटेगरीज में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, नेक्स्ट है हमारी स्पोर्ट एक्टिविटी या सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ये ऐसी एक्टिविटीज़ है जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ की तरह ज़्यादा अहम तो नहीं है, ये ज़्यादा अहम तो नहीं है, लेकिन स्टिल ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड करती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि इनको हम कह दे ये रिडंडेंट है, ये वेस्ट है, इनको तो एक्सक्लूड कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। अहम नहीं, लेकिन वैल्यू ऐड करती है। ये कौन सी एक्टिविटीज हैं? एक प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट के बारे में आपको पता है, हमने जो प्राइमरी एनालिसिस किया था हमने उसमें भी इसको डिस्कस कर लिया था कि हमने प्रोक्योरमेंट को कैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से जब डिफरेंशिएट कर रहे थे, प्रोक्योरमेंट को डिस्कस। प्रोक्योरमेंट का ताल्लुक किससे होता है? हाँ जी, परचेजिंग से, बाइंग से। और इनबाउंड का ताल्लुक होता है रिसीविंग से। तो प्रोक्योरमेंट क्या है? बाइंग द रिसोर्सेज फॉर द एंटिटी, मटेरियल, प्लांट, इक्विपमेंट एंड अदर एसेट्स। यानी ये सप्लायर को फाइंड आउट करना, अच्छा सप्लायर कौन सा है, ठीक है, उसके साथ टर्म एग्री करना, लिस्ट प्रिपेयर करना, रिलायबल सप्लायर्स की लिस्ट क्या है, ये इस तरह की एक्टिविटीज। यानी चीजें परचेज ऑर्डर एग्री करने तक, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाने तक जो एक्टिविटीज है हमारी वो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड होंगी। फिर उसके बाद जब हमने ऑर्डर दिया और चीजें रिसीव हुई हमें, वहां से फिर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स स्टार्ट हो जाती है। एग्री करते हैं? ओके। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कहता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्टिविटीज में टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, आपने इस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहना है, ठीक है। और इसमें टेक्नोलॉजी से मुराद सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, सिर्फ हार्डवेयर नहीं है, बल्कि इससे मुराद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए न्यू डिजाइन, न्यू प्रोसेस, इनोवेशन करना। यह है टेक्नोलॉजी। क्या है? डेवलपमेंट इन एंटिस टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, जैसे प्रोडक्ट डिजाइन एंड आईटी सिस्टम। यानी आईटी सिस्टम तो आएगा ही आएगा, लेकिन आईटी सिस्टम के साथ प्रोडक्ट डिजाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इसमें, ठीक है। कि आपने यहाँ ऑलरेडी चाहे अपना नॉलेज इंटरनल रिसर्च करके आपने कोई इनोवेशन की हो, या नॉलेज परचेज करके, जैसे लाइसेंस एक्वायर करके, फ्रेंचाइज एक्वायर करके आपके पास कोई स्किल आई हो ऐसी जिसको आप यूज कर रहे हैं। इसमें जो अहम चीज है ना, बाज सम टाइम बाहिर दिखने में आपको लगा होगा कि बस इजी है, बात समझ आ गई है क्या, कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी चीजें होंगी या जो भी प्रोसेस में इनोवेशन हो रही है वो किधर आएगी? हमारे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। जैसे अगर फर्ज कीजिए हमने क्या किया, हमने कोई अपने प्रोसेस की रिकॉर्डिंग की एआई के जरिए से, और फिर कुछ ट्यूटोरियल बना दिए एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को, कि आपने किस तरीके से सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को या जो ऑपरेशंस को फैक्ट्री में काम करते हुए इनको कंप्लाई करना है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? बज़ाहिर आपको लग रहा है समझ आ गई, लेकिन जब आप केस स्टडी कर रहे होंगे ना तो आपके जहन में आएगा इसको अब हम ऑपरेशन में क्लासीफाई करें कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो है हमारा स्पोर्ट एक्टिविटी, ओके। ऑपरेशन क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी। ये तो बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो ऑपरेशंस में, यानी कोई प्रोसेस इनोवेशन ऐसी आई, कोई हमने प्रोसेस में नई ऐसी डेवलपमेंट की ऑपरेशंस में जिसकी वजह से हमारी एवरेज कॉस्ट कम हो गई। अब सवाल ये है कि ये ऑपरेशंस में आए या कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में आए। सवाल ये, पॉइंट समझ रहे हैं? ओवरलैप कर गया, और आपको पता है मैनेजमेंट में अक्सर पॉइंट्स ओवरलैप करते हैं, आपको ज़हनी तौर पे तैयार किया हुआ ना इसके लिए।
तो यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे बेहतर आपके लिए अप्रोच ये है, अगर आपको लगे कि एक चीज जो है वो फॉर एग्जांपल प्राइमरी एक्टिविटी में भी आ रही है और स्पोर्ट एक्टिविटी में भी आ रही है किसी कैटेगरी के, जैसे प्रोक्योरमेंट में इनबाउंड में बात का ऐसे होता है, इस तरह ऑपरेशन में अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई ऑपरेशन में, उसमें ये प्रॉब्लम आएगी किधर लेके जाए। तो अगर तो उसने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एनालिसिस पूछे हुए हैं, ठीक है, तो आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो चाहे ऑपरेशन में हुई है उसे आपने किस कैटेगरी में क्लासिफाई करना, टेक्नोलॉजिकल। लेकिन अक्सर आपको पता है, आपने केस स्टडी भी की, वो क्या रिक्वायरमेंट पूछता है, सिर्फ प्राइमरी, तो आपने इसको किधर क्लासिफाई करना है, ऑपरेशंस में। पॉइंट समझ आ गया, आगे चलते हैं। प्रोक्योरमेंट समझ आ गया हमें, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट समझ आ गया, ओके। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी थोड़ा सा इंटरलिंक्ड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है भाई, आपके जो काम करने वाले लोग, कौन, वर्कर, जो फैक्ट्री में वर्कर्स है, ये ध्यान में रखिएगा, उनसे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज प्रोसीजर्स हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आएगी। जैसे हायरिंग कैसे होगी, फायरिंग कैसे होगी, प्रमोशन कैसे होगी, इवैल्यूएशन कैसे करनी है हमने, ठीक है, एम्प्लॉयज की बोनस कब देना है हमने, ये सारी चीजें क्या होगी, रिक्रूट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड रिवार्डिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ये किधर आएगी, अच्छा, उन एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग जाहिर प्रोवाइड करेंगे जो हमारे फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे। तो अगर फैक्ट्री में वर्कर जो काम कर रहे हैं इनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, तो जरा बताइए ये ऑपरेशंस की एक्टिविटी होगी या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, ऑफिशियली टेक्निकली किस क्लास में आएगी भला। अगर हम अपने वर्कर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे वो कम गलतियां करते हैं ऑपरेशंस के दौरान में, वेस्टेज कम होगी हमारी, ये एक्टिविटी जो ट्रेनिंग है, वर्कर्स की ट्रेनिंग, किस कैटेगरी में आएगी, स्वास्थ्य, हाँ, टेक्निकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लेकिन अगर उसने फॉर एग्जांपल सिर्फ पूछा हुआ है प्राइमरी जो कि उसकी आदत है, तो फिर आपने क्या करना है, हाँ, इसको ऑपरेशन में रिलेट करना है। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये है कि सर किसी केस स्टडी में, शायद केस स्टडी किया है, तो उसमें कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसको इग्नोर किया है, यानी आपके ख्याल में क्लासीफाई होनी चाहिए थी लेकिन नहीं। हाँ, कल के लेक्चर में आपको याद है हमने एक प्रैक्टिस की थी, इंफॉर्मेशन और एक्टिविटी, इसको हमने क्लासीफाई किया था। तो बाज़ को ऐसा होता है कि आपको लगता है कि कोई कंपनी की इंफॉर्मेशन है, आप उसे एक्टिविटी में क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो सम टाइम तो ये जो लाइन है ना, इंफॉर्मेशन क्या है, एक्टिविटी क्या है, ये क्लियर है। जैसे वो हमेशा बताता है क्वेश्चन के स्टार्ट में, भाई ये कंपनी इस चीज में डील कर रही है, ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन है, ये कोई एक्टिविटी नहीं है, किसी जगह नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में एक टिप बताया था, आपको मैंने बताया था, हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, हम साइंस नहीं पढ़ रहे, कि हर जगह पे हमारे पास क्लियर डिसीजन के रूल होंगे कि या तो ये लेफ्ट है या ये राइट है, ऐसा नहीं होगा। बहुत सी चीजें ऐसी होती है ग्रे एरिया में होती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जैसे 100 पॉइंट्स हो ना किसी भी चीज के, तो आपके 45 ब्लैक होंगे पॉइंट्स, 45 पॉइंट्स होंगे वाइट, लेकिन 10 के लगभग पॉइंट्स ऐसे होंगे, 10-15 जो ग्रे एरिया में है, जो मे बी ब्लैक हो मे बी वाइट। प्रैक्टिकल लाइफ है ना, थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है, तो चीजें जो है वो बाज़ को आते उसको क्लियरली क्लासीफाई करना मुश्किल होता है। तो वहां पे आपने क्या करना है, पहला सोल अपना बेस्ट एस्टीमेट लगाना है। अच्छा, ये तो होगा जब क्लासिफिकेशन होगी। अच्छा, अगर हमारे जहन में ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं तो क्या, तो याद रखिए ज्यादा क्लासिफाई कर देना हमेशा सेफर है कम क्लासिफाई करने से। यानी आपके लिए एज स्टूडेंट रिस्क ये नहीं है कि भाई 5 पॉइंट लिखे थे रिक्वायर्ड थे, आपने 6 लिख दिए, ये रिस्क नहीं है। ये रिस्क है कि 5 रिक्वायर्ड थे 4 लिखे। तो जब कभी आपको एम्बिग्विटी हो ना, आपने उसे एक्स्ट्रा लिख दे। मैं भी सोल्यूशन प्रिपेयर करते हुए मेरे जहन में कोई पॉइंट आया कि ये तो एक्टिविटी ये सॉरी ये इन्फॉर्मेशन एक्टिविटी नहीं है, या ये कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं है, मैंने उसको स्किप कर दिया हो, क्योंकि मुझे उसी कैटेगरी के अंदर ज्यादा अहम एक्टिविटी नजर आ गई। आपको अगर एक्टिविटी नजर आ रही है आप उसको ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ज्यादा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैप क्या नेगेटिव मार्किंग करता है? आई कैप ने कोई 5 फैक्टर्स पूछे होंगे, आप 6 लिख देंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना कभी आई कैप ने बताया है, बल्कि एक मीटिंग के अंदर उन्होंने बताया था कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम अगर स्टूडेंट से 5 पूछा था, हमने 6 लिखे,
तो हम जो बेस्ट 5 होते हैं ना, फर्स्ट 5 नहीं, बेस्ट 5, उसको हम उन पॉइंट्स को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, बहरहाल ये पुरानी बात है, कोई 10-12 साल पुरानी बात है, मे बी लेटेस्ट अप्रोच चेंज हो गई हो, लेकिन बहरहाल एज ऑन टुडे भी ज्यादा लिखने में कभी ICAP ने आइडेंटिफाई नहीं किया। एग्जामिनर को पढ़ के देख लें कि ये गलती है। ओके, तो जहां आपको एम्बिग्यूटी लगे, क्या करना है, क्लासिफिकेशन में एम्बिग्यूटी हो, बेस्ट एस्टिमेट अप्लाई करना। पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने में हो कि भैया मजीद ज्यादा पॉइंट्स में आ रहे हैं, तो ज्यादा लिख देना बेहतर है, प्रोवाइडेड के दूसरे क्वेश्चन का टाइम डिस्टर्ब ना हो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट समझ आ गया आपको? ये वर्कर से रिलेट करता है। ये जो कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट से करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या मशीन चलानी होती है? क्या उनको ट्रेनिंग की जरूरत होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट को किस चीज की, चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर, किस चीज की जरूरत होती है? उन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी है, उन्हें इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। उनको एक ऐसा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए जिसमें टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव लेवल इंफॉर्मेशन उनके पास हो, उसको अपने डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सके। तो ये है कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग करना, बजटिंग करना, डिसीजन मेकिंग करना। ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए जो उनकी डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट कर सके। ठीक है, कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिस्टम है, प्लानिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, ये है इधर। चले, तो हमने एक नया IT सिस्टम एक्वायर किया जिसकी वजह से ERP सिस्टम, उसकी वजह से मैनेजमेंट के पास हर डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स अवेलेबल होगी। अपग्रेड कर दिया सिस्टम पुराने से। सिर्फ एक सवाल मेरा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में आएगा या कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर में? टेक्नोलॉजी चेंज की, हाँ। अब लेकिन किस पर्पस के लिए की है? किस पर्पस के लिए किया है? ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ऑपरेशन से रिलेटेड। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ गई ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर वो फैक्ट्री से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो हम उसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में क्लासिफाई। लेकिन अगर फर्स्ट कीजिए हमने प्लानिंग के लिए, बजटिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो डिजाइन किया है, मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजमेंट, तो वो किधर आएगा? कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका ताल्लुक है ऑपरेशंस में डेवलपमेंट से, ऑपरेशंस में नई से नई चीजें लेके आना। इसका ताल्लुक है वर्कर से जो फैक्ट्री में काम करते हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जो फैक्ट्री की है, ये वो वर्कर है जो फैक्ट्री का है, ये वो लोग और वो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी है जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो प्लानिंग के लिए, जो बजटिंग के लिए, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए वर्क कर रही है, उनको इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होगा ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो इधर इनको नहीं चाहिए, इनको चाहिए। लेकिन नई मशीन है, नई टेक्नोलॉजी है जो प्रोडक्शन प्रोसेस को मोर एफिशिएंट करेगी, वो किनको चाहिए? फर्क समझ रहे? चलिए, हाँ, पर्पस को देख के फिर क्लासिफाई करना है कि वो किधर चेंज हो रहा है, इधर चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन बहरहाल मैं 99% श्योर हूं कि आपको ये कंसेप्ट केस स्टडी में अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे। रिप्रोडक्शन में तो कर लेंगे ना आप याद, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना। केस स्टडी में सोचते हुए बाज़ औक़ात मिक्स होता है ना, तो ये आपको क्यों क्या ICAP इसको नहीं पूछता? वो शायद इसी वजह से कि एम्बिग्विटी है, मतलब कुछ जगहों पे क्लासीफाई करते हुए एम्बिग्विटी होती है। ICAP को फिर हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा अगर ICAP इस कंसेप्ट को भी साथ टेस्ट करता है जी। उसके बाद वो रूटीन की बात कह रहा है कि ये आपको लगता है कि जैसे ये एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटीज है, ओवरहेड्स हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, लेकिन ये भी काम की एक्टिविटीज होती हैं, इनको एक्सक्लूड नहीं करना। वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं ये उसने आपको बताया, कुछ क्वेश्चन है। असल चीज ये क्वेश्चन नहीं, ये क्या बता रहा है, इस पैराग्राफ में क्या बता रहा है कि भैया ये जो स्पोर्ट एक्टिविटीज है आपको लगेगा फजूल है, लेकिन ये फजूल एक्स्ट्रा है, कम अहम है, कम अहम जरूर है, लेकिन इनकी भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू ऐड करते हैं एंडे में, इनको रिमूव नहीं कर देना भैया। 5 में क्या पॉइंट बता रहा है कि ये जो सारे हमने आपको पीछे चीजें बताई, प्राइमरी और सेकेंडरी मिला, ये क्या वैल्यू ऐड करती है कंपनी के? करती हैं, करती हैं। अच्छा, अगर आपको याद होगा सम टाइम वो हमें कहता है कि भी ऑपरेशन में मुझे बताओ कि ये एक प्रॉब्लम आया, डिफेक्ट वाली केस स्टडी की थी ना हमने, कि डिफेक्ट सामने आ रहा था, कस्टमर रिटर्न कर रहे थे चीज़ों को, उसने कहा था मुझे बताओ मैं क्या चेंज करूं कि मेरी वैल्यू ऐड हो, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो जाए।
तो आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स दे रहा है कि आप कैसे इन प्रोसेस, इन एक्टिविटीज के जरिए वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। ये जेनेरिक सजेशंस हैं। जैसे कह रहा है आपने अपने सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैल्यू ऐड करनी है, कैसे कर सकते हैं? अल्टरिंग प्रोडक्ट का डिजाइन, नए फीचर ऐड करें, फिर क्या करें? प्रोडक्ट को इजियर टू बाय करें, ब्रांड नेम प्रमोट करें, फास्टर डिलीवरी करें, रिलायबल सर्विस हो। ये सारी चीजें कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रिकॉल कर ले। कोई पूछे हाउ टू ऐड वैल्यू, आपने सोचना है वैल्यू ऐड करनी है तो कंज्यूमर किन बेसिस पे बाइंग डिसीजन करता है, याद है वो कंसेप्ट है? कंज्यूमर किन बेसिस पे बाइंग, क्वालिटी, हर एक को इंप्रूव करते जाओ। ये लो, ये वैल्यू ऐड होगी, वैल्यू ऐड होगी, ठीक है? तो इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये उसको बता रहा है गुड एग्जाम्पल, गुड स्ट्रेटजीज कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू को कैसे ऐड कर सकते हैं। जनरल सजेशंस हैं, अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जो कंसेप्ट जिसमें हम स्ट्रेटजी सीख चुके हैं उससे लिंक करें, सजेशन दें, खत्म कहानी, डन। आगे चलते हैं हम। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं है, 5th सेक्शन, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 6 वैल्यू क्रिएशन, ये थोड़ा सा अहम है, मॉडरेट इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे ये कह रहा है वैल्यू क्रिएट की आपने, प्राइमरी एक्टिविटी से वैल्यू क्रिएट होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी से भी वैल्यू क्रिएट होती है, पक्का? ये वैल्यू जाती किधर है? वैल्यू का मतलब आपको पता है, लूजली स्पीकिंग, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जाता किधर है, सवाल ये है। वो कहते हैं 3 ऑप्शन है, ये डिपेंड करता है कंपनी की स्ट्रेटजी पे, पॉलिसी पे। एक है जैसे कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या नॉट फॉर प्रॉफिट तो नहीं है लेकिन जरा क्या कहते हैं उसको, दयालु किस्म की, कोई सखी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या करेगी, जब वैल्यू ऐड होगी ना तो वो इसको कस्टमर्स को पास ऑन करेगी, जैसे प्राइस कम करके, जैसे उसी कीमत में पहले से बेहतर प्रोडक्ट ऑफर करके। जो वैल्यू ऐड होगी क्या करेगी, उसका बेनिफिट किधर क्या करेगी, कस्टमर। ये कहलाता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी स्ट्रेटजी क्या है कि भाई जितना भी बेनिफिट आए वो शेयर होल्डर को ट्रांसफर, कस्टमर को नहीं ट्रांसफर करो, किसको करो, शेयर होल्डर को ट्रांसफर करो। यह है फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। और ये किस शक्ल में ट्रांसफर होता है भला, यानी जितना वैल्यू ऐड हुआ डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये दूसरी स्ट्रेटजी। पहली स्ट्रेटजी कौन सी थी, नहीं उसका नाम क्या था, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजी कौन सी है, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। फर्क समझ आ रहा है। तीसरी स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। जैसे स्टीव जॉब्स कहता था, भैया अपने शेयर होल्डर को 2 ऑप्शन है, या तो आज $2 का डिविडेंड ले लो एक शेयर पे, या $2 मुझे दे दो, बिजनेस में रहने दो, मैं 1 साल बाद इस $2 का $20 बना के आपको दूंगा। यानी इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, ये कौन सी स्ट्रेटजी है कि जो वैल्यू है आप उसे बिजनेस में ही री इन्वेस्ट करें ताकि आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई हो। हमने पढ़ा था ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया था हमने, याद है? कैसे ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के 2 फार्मूला होते थे। एक होता था वो एक्सट्रापोलेशन, पिछले सालों का प्रॉफिट दिया होता था, और एक क्या होता था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हमने वो जो रिटेंशन रेशियो को मल्टीप्लाई करते थे, ऐसा ही होता था। ये जो दूसरा मेथड है आपको कोई अनफेमिलियर नजर आ रहा है, याद नहीं आ रहा है ना, क्यों भला? क्योंकि पढ़ा था लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ जो रिटेंशन रेशियो है उसको मल्टीप्लाई करना था, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ रिटेंशन रेशियो। लेकिन जो वो पास पेपर में पूछता है ग्रोथ रेट, वो क्या तरीकाकार था, पिछले सालों का उसने प्रॉफिट दिया होता था, हम उसमें से फर्स्ट और लास्ट वाला जो है वो कैलकुलेट करते थे, उसका डिविडेंड देखते थे क्या है, और फिर फॉर्मूला लगा लेते थे, एंड वैल्यू इज इक्वल टू स्टार्ट वैल्यू इनटू 1 + i पावर ग्रोथ रेट का। तो क्या होता था, ग्रोथ रेट से जो रिटेंशन से कंसेप्ट क्या है इसमें
क्या आप बिजनेस में जो चीज भी रिटेन करेंगे, अगर जो प्रॉफिट, उससे क्या होगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा। तीसरी स्ट्रेटजी यही है, भागने से मैंने कहा चले वो कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए। तीसरी क्या, कि जो वैल्यू ऐड हुई है यानी जो प्रॉफिट हुआ है उसे आपने पे आउट नहीं करना, रिटेन कर रहा है। यहां पे क्या कर रहे हैं, वैल्यू यानी प्रॉफिट को पे आउट कर रहे हैं, यहां पे क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में ग्रोथ हो। 3 स्ट्रेटजीज है, डन। कौन कौन सी, कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट। अब पता क्या होना, मिक्स हो जाना आपसे। फाइनेंशियल वाली क्या क्या लिख देंगे, कस्टमर को ट्रांसफर करना वैल्यू। इन्वेस्टमेंट में आप लिख देंगे, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि जी शेयर होल्डर को हम उनकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न दे रहे हैं। आई क्या फिर अल्फाज भी जानबूझ के ऐसे यूज करेगा मिलाने के लिए, शेयर होल्डर को उनकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देना, तो लफ्ज़ इन्वेस्टमेंट से हमें लगेगा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। दाव पेज तो है आई कैप के, मिक्स तो नहीं करेंगे। 3 स्ट्रेटजी समझ आ गई, हमें पता चल गया वैल्यू किन एक्टिविटी से क्रिएट होती है, फिर इसके बाद वैल्यू किधर से आएगी ये भी पता चल गया। फिर एग्जाम एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं, इसको इग्नोर मारें। क्यों भला, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एग्जाम एप्लीकेशन का मतलब क्या है, वैल्यू चेन एनालिसिस की केस स्टडी एग्जाम में कैसे सॉल्व करनी है। अब भाई हमने कहा हमें आपकी ये सरकारी अप्रोच की जरूरत नहीं है, ये सरकारी अप्रोच बताई होती है, असल में वो कुछ और चीजें भी ऊंच नीच होती है, वो जाहिर है इतना सीधी केस स्टडी नहीं देता हमने, लेकिन क्लास में प्रैक्टिस कर लिया कि हमें पता है कि वैल्यू चेन एनालिसिस की केस स्टडी कैसे करनी है। वो क्या मैजिक वर्ड्स हैं, पिक एंड ड्रॉप। क्या, पिक एंड ड्रॉप। ज्यादातर जो केस स्टडीज है मैनेजमेंट की पिक एंड ड्रॉप वाली है। गैस करिए आज जो हमने करनी है स्वॉट एनालिसिस, ये कौन सी होगी, पिक एंड ड्रॉप। शाबाश। कहता है चलते चलते छोटी सी एग्जांपल ना हो जाए, एक कॉफी हब, दी कॉफी हब, कॉफी शॉप का वैल्यू चेन एनालिसिस कर लें, कॉफी शॉप का, आइए करते हैं। कहता है ये है एक कंपनी, बेसिकली क्या है, क्या कुछ कॉफी ब्रांड्स के नाम बता सकते हैं, सेकंड कप, ग्लोरिया जीन्स, और कौन से, कॉफी टी एंड बीन्स, लीफ, कॉफी टी एंड लीफ, सीटीएल। ओके ओके ओके, चले ठीक है, मुझे 2 ही पता है, ग्लोरिया जीन्स है या सेकंड कप, सॉरी। कॉफी हब, TCH imports premium coffee beans, runs coffee house, लाइसेंस अदर स्टोर। यानी क्या, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है समझे केस स्टडी को मैंने सम अप किया है कि TCH क्या करता है, ये कॉफी हब, ये एक बिजनेस है जो कि प्रीमियम कॉफी बीन्स इंपोर्ट करता है, कीनिया से करता होगा या जहां से भी करता है, ब्राजील से करता होगा। रंस कॉफी हाउस, उसके अपने कॉफी हाउस हैं, लेकिन अपने कॉफी हाउस के साथ साथ उसने दूसरे स्टोर को लाइसेंस भी दिया है कि इसका नाम यूज करते हुए और इसका फार्मूला यूज करते हुए कॉफी कस्टमर को सेल कर सकते हैं। एंड सेल पैकेज कॉफी ऑनलाइन, और ऑनलाइन भी ये जो बिजनेस है कॉफी सेल करता है, होम डिलीवरी भी। प्राइमरी चेन में 5 एक्टिविटीज होंगी। अब हम इसका प्राइमरी एनालिसिस करने लगे हैं, सिर्फ आपने एग्जांपल के तौर पे इसको, अब आपसे पूछ नहीं रहा, आपको बता रहा है। कह रहा है इनबाउंड में कौन सी एक्टिविटी होगी, रिसीविंग एंड स्टोरिंग बीन्स। उसको रिसीव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ये क्या होगा, इन भाई स्टोर करना इनबाउंड है। कल तो कई आउटबाउंड में भी आपने करवाया, फिनिश गुड को स्टोर करेंगे तो वो आउटबाउंड है, और रॉ मटेरियल को ओके ओके ओके, तो ये ठीक क्लासिफिकेशन हुई है, रिसीविंग एंड स्टोरिंग। फिर उसका ऑपरेशन में क्या है, रोस्टिंग एंड क्वालिटी टेस्टिंग। भाई क्वालिटी टेस्टिंग करना उसकी, जैसे ऑपरेशन के दौरान क्या कहते हैं उस कॉफी को, वो बीन्स को फेंटना, वो ठीक है, हाँ वेट कर, तो वो क्वालिटी, ये क्या है ऑपरेशंस। आउटबाउंड में क्या है कि आपने कैसे कॉफी, ये यानी ऑपरेशन में कॉफी बना रहे हैं और चेक कर रहे हैं कॉफी सही बन रही है, और आउटबाउंड में क्या कर रहे हैं, हाँ जी डिलीवर कर रहे हैं, सेल्स वाया कॉफी हाउस के जरिए से भी। अच्छा अब डिलीवर तीन तरीकों से कर रहे हैं, तीनों तरीके उसने कवर कर दिए। एक अपनी शॉप में भी कॉफी हाउस, दूसरा कुछ स्टोर्स को लाइसेंस दिया है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट पर वगैरह के करीब, और ऑनलाइन में। ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है हमारे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किधर क्लासीफाई होते हैं? आउट में, यानी किस तरीके से आपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट डिलीवर करनी है। मार्केटिंग में क्या है? प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। हालांकि मार्केटिंग के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन कोई हमें डायरेक्ट नहीं दी, मे बी ओरिजिनल क्वेश्चन में हो, नहीं भी है तो आप खुद से गैस कर सकते हैं कि मार्केटिंग किस तरीके से करनी चाहिए। खुद सेशन दे दे, कौन सी एक्टिविटी होंगे? हाँ, प्रिंट मीडिया भी, अखबार वगैरह के जरिए, मैगजीन्स के जरिए, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल आपके ख्याल में क्या है? सोशल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, जैसे टीवी वगैरह। सर्विसेज क्या है? इन स्टोर सर्विस, यानी स्टोर में जो कस्टमर्स आते हैं इनको भी, ठीक है, फॉर एग्जांपल इनके लिए अच्छा एनवायरनमेंट बैठने का क्रिएट कर दिया जाए। रिफंड्स, अगर कस्टमर को कॉफी पसंद नहीं आई, रिफंड कर दिया, कॉफी ठंडी डिलीवर हो गई, वापस लेके रिप्लेसमेंट की उसको, कस्टमर से फीडबैक लिया सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए। ये उसने कुछ थोड़ा सा एक कॉफी बिजनेस की का प्राइमरी वैल्यू चेन एनालिसिस किया है। कुछ समझ आ रही है इसके? क्लियर? चलिए, ये था हमारा वैल्यू चेन एनालिसिस। ये एग्जाम टिप पढ़ लीजिएगा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आपने करने हैं, फिर उसके बाद वॉल्यूम 2 की केस स्टडी की तरफ जाना। ये हाँ, शाबाश। किसी एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? बेहतर है आप उसके बारे में खुद से सोच के ऐड कर दीजिए एक पॉइंट, उसको खाली ना छोड़िए। ये शायद मैंने किसी और के स्टडी सॉल्व करने के तरीकाकार में भी बताया, ऐसा ही है। ये इस तरह की बात पहले भी हुई थी किसी केस स्टडी में, रिसोर्सेज वाला, ठीक है, हाँ, क्लासिफिकेशन में, कि जब वो हमसे क्लासीफाई करवाता है कि बताओ रिसोर्स थ्रेशोल्ड कौन सा है और यूनिक रिसोर्स कौन सा है, थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंस कौन सी है, कोर कॉम्पिटेंस कौन सी है, तो उसमें जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, अगर कोई एक क्लास आपकी ब्लैंक रह जाए तो आपने क्या करना है? क्वेश्चन के अंदर से ही ढूंढने की कोशिश करनी है, कोई रिलेटेड पॉइंट ऐड कर देना, खाली नहीं जाने देना किसी क्लास को। कोशिश हमारी यही होगी। डन? चलिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, गहरे गहरे सांस लीजिए, 0 मीटर हो जाएं, खूब आराम कीजिए। पूरा 1 मिनट दिया जा रहा है आपको, ताकि आप फ्रेश माइंड के साथ नेक्स्ट टॉपिक समझ सके। पॉज कीजिएगा जी। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्वॉट एनालिसिस। समझिए, चैप्टर 4 और 5 में सबसे अहम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई टॉपिक है, सबसे अहम स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई नई चीज सीखने को मिलेगी। बस समझ लीजिए, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको एक नए एंगल से आपने यूज करना है। स्वॉट एनालिसिस में कोई नई चीज नहीं सीखनी, क्या करना है? एग्जिस्टिंग नॉलेज को नहीं। क्या आपको पता है रिसोर्सेज क्या होते हैं? क्या आपको पता है कंपिटेंस क्या होती है? अगर आपको रिसोर्स और कंपिटेंस का नॉलेज है उस टॉपिक का, आप स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो। है क्या ये चीज? ये सुन लीजिए। अच्छा, इसके कुछ आपको पता है, आई कैप जब डिस्कशन करता है ना, तो उसमें कुछ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट भी होते हैं, कुछ रिप्रोडक्शन वाले पॉइंट भी होते हैं, केस स्टडी वाले पॉइंट भी होते हैं, मिक्स होते हैं। आई कैप की बुक के अंदर क्या होगा? रिप्रोडक्शन वाले पॉइंट भी होंगे, केस स्टडी वाले पॉइंट भी होंगे, एक्सप्लेनेशन भी होगी। हमें चूंकि कंप्लीटनेस को इंश्योर करना है, तो हमने भी इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर सारी डिस्कशन को समराइज किया हुआ है। जैसे वैल्यू चेन में था, कुछ केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम था, कुछ रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम था। उसी तरह स्वॉट एनालिसिस। आज के लेक्चर में जो स्वॉट एनालिसिस का हिस्सा मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, वो सिर्फ केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यानी आज के लेक्चर के बाद आप इंशाल्लाह केस स्टडी, स्वॉट एनालिसिस की अटेम्प्ट करने के बेसिक लेवल पे उसको अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। कल थोड़ा हम पास्ट पेपर की केस स्टडी डिस्कस भी करेंगे क्लास में, फिर आप एडवांस केस स्टडी भी कर सकते हैं। आइडिया क्या है स्वॉट एनालिसिस का? स्वॉट एनालिसिस का आइडिया ये है, मुझे सिंपल ये बताइए, फिर बता दूं, आज हम जो डिस्कशन इस लेक्चर में करने जा रहे हैं वो केस स्टडी स्पेसिफिक है, सारी डिस्कशन नहीं है। ये नहीं समझना आपने सारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया, कल भी पढ़ाना है। स्वॉट एनालिसिस क्या है मुझे ये बताइए। कहीं पे हम जंग करने जा रहे हैं दुश्मन मुल्क के साथ, मुझे बताइए क्या हमें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट, प्लस पॉइंट का पता होना चाहिए? हाँ, प्लस पॉइंट का होना चाहिए। ओके,
क्या आपने वीक पॉइंट का पता होना चाहिए? वीक को क्यों बताना चाहिए? हाँ, उसको छुपा लिया जाए, उसको डिफेंड किया जाए। स्ट्रॉन्ग का क्यों पता होना चाहिए? इसको इस्तेमाल करना है। वीक का क्यों पता होना चाहिए? डिफेंड कर। ये तो आसान डिसीजन था। अगला सवाल, क्या दुश्मन के स्ट्रॉन्ग पॉइंट का पता होना चाहिए? वो क्यों? उनसे बचना है, उनको उनका काउंटर किया जाए। क्या तीसरा आखिरी सवाल क्या होगा मेरा? दुश्मन के नेगेटिव वीक पॉइंट्स का पता होना चाहिए। क्या? ताकि वहां पे अटैक कर सके। तो ये स्वॉट एनालिसिस का बेसिक कंसेप्ट है। कहता है जो बिजनेस वर्ल्ड है ना, ये भी एक तरह से वार समझे। हर रोज उठ के देखना पड़ता है कंपेटिटर ने क्या नई स्ट्रेटजी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है, हमने उसको कैसे काउंटर करना है। एक बैटलफील्ड समझे इसको, बिजनेस वर्ल्ड को। तो उसमें आपने क्या करना है, अब ये बेसिकली चैप्टर 4 था हमारा एक्सटर्नल एनालिसिस। चैप्टर 4 क्या था हमारे सिलेबस में? मैनेजमेंट के सिलेबस में जो सबसे अहम चैप्टर है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दो कौन से हैं? केस स्टडी के पॉइंट चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 क्या है? एक्सटर्नल एनालिसिस। चैप्टर नंबर 5 क्या है? बाकी चैप्टर भी अहम है, पढ़ने भी हैं, क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन केस स्टडी सबसे ज्यादा। बाकी चैप्टर में पता क्या खास बात है, वो एक वक्त में एक चीज को फोकस कर रहे होंगे। ये दोनों चैप्टर एक वक्त में 4-4, 5-5 थ्योरीज इनके अंदर डाली हुई है उन्होंने। ये आपने नोट किया? बाकी के चैप्टर आसान है। क्यों आसान है भला? वो एक ही चीज को डिस्कस करेंगे स्टार्ट से लेकर। ये इसमें उसने इधर की भी थ्योरी डाल, ये भी डाल, ये भी डाल कर एक्सटर्नल का एनालिसिस भी करना, इंटरनल। अब आखिरी जो चैप्टर 5 का लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, वो आपको क्या सिखा रहा है? वो आपको ये सिखा रहा है कि चैप्टर 4 में आपने सिर्फ एक्सटर्नल एनालिसिस किया, चैप्टर 5 में सिर्फ इंटरनल किया। आओ आज मिलके हम इनका कंबाइन एनालिसिस करते हैं। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली एक्सटर्नल और इंटरनल, इन दोनों के कंबाइन दोनों फैक्टर्स का एनालिसिस करने का। क्योंकि आपको पता है कंपैरेटिव एडवांटेज, स्ट्रेटजी कैपेबिलिटी इंटरनल फैक्टर से भी आ सकती है, एक्सटर्नल से। तो इंटरनल का जो प्लस है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। इंटरनल का जो नेगेटिव पॉइंट है उसे बोलते हैं वीकनेस। एक्सटर्नल का जो पॉजिटिव है उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। एक्सटर्नल का जो नेगेटिव है उसे बोलते हैं। तो ये SWOT स्वॉट एनालिसिस बन गया। इंटरनल मुझे इधर करना चाहिए था, एक्सटर्नल उधर, ताकि पूरा ठीक बन जाता स्वॉट एनालिसिस। लेकिन बहरहाल कंसेप्ट तो आपको समझ आ गया। डन। इसमें करना क्या है? अब ये पूछे हमें करना क्या है? हमें करना सिर्फ ये है कि हमारी कंपनी की, अच्छा मुझे बताइए, स्वॉट एनालिसिस जब केस स्टडी आई, वैल्यू चेन एनालिसिस की केस स्टडी जब आई, बताइए क्या उसने सिर्फ इंटरनल इंफॉर्मेशन दी कि एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी दी? इंटरनल एक्टिविटीज की बात की ना, सिर्फ कंपनी के ऊपर फोकस किया, कंपनी के बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर उसने फोकस नहीं किया। लेकिन जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल जो है पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, एक्सटर्नल है। अब बताइए जरा सोच के, अगर आप मैनेजमेंट को समझ रहे हैं, स्वॉट एनालिसिस की केस स्टडी में इंटरनल, कंपनी के इंटरनल की इंफॉर्मेशन होगी कि एक्सटर्नल की होगी? दोनों की होगी, क्योंकि स्वॉट एनालिसिस नाम है एक्सटर्नल और इंटरनल को कंबाइन करना। इसमें उसने आपको कुछ फैक्टर्स दिए होंगे, आपने क्या करना है? सिर्फ उन फैक्टर्स की क्लासिफिकेशन करनी है। केस स्टडी दी होगी, केस स्टडी के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स होंगे, कुछ इंटरनल होंगे, एक्सटर्नल होंगे, मिक्स करके खिचड़ी बनाई होगी, तरतीब नहीं होगी। आपसे नीचे रिक्वायरमेंट में कहेगा परफॉर्म स्वॉट एनालिसिस, क्या करेगा? तो क्या कहेगा? देगा क्या केस स्टडी में? डिफरेंट फैक्टर्स, जो इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। और रिक्वायरमेंट में क्या कहेगा? परफॉर्म स्वॉट एनालिसिस। करना क्या है आपने? आपने एस फॉर स्ट्रेंथ लिख के हेडिंग देनी है, 5 लाइनें छोड़ देनी है, 5-6। वीकनेस की हेडिंग देनी है, 5-6 लाइनें छोड़ देनी है। अपॉर्चुनिटी की हेडिंग देनी है, 5-6 लाइनें छोड़ देनी है। थ्रेट की हेडिंग देनी है 5। यानी आपने क्लियरली क्लासिफाई करना है उन एक्टिविटीज को जो क्वेश्चन में दी गई होंगी। क्लियर?
अब क्लासिफिकेशन कैसे करनी है? हाँ, पिक, शाबाश, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या पिक एंड ड्रॉप? पिक एंड ड्रॉप मतलब केस स्टडी से फैक्टर उठाया, लेकिन इसमें सबसे अहम स्किल पता है क्या है? सही फैसला करना कि जो केस के अंदर से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फैक्टर है उसको पिक तो कर दिया, ड्रॉप किधर करना है, ड्रॉप किधर करना है, ये डिपेंड करता है किस पे, कि ये प्लस है कि माइनस, इंटरनल है कि एक्सटर्नल। एक्सटर्नल पॉजिटिव है, किधर ड्रॉप करेंगे? कोई फैक्टर आपने केस स्टडी में से उठाया, एक्सटर्नल है पॉजिटिव है, अपॉर्चुनिटी, एक्सटर्नल है नेगेटिव है, इंटरनल है पॉजिटिव है, इंटरनल है नेगेटिव है, वीकनेस। क्लियर? अब आपको सिर्फ एंड पे एक गुर की बात बताने लगा हूं, इसको पिक करना है। किताब में जो कुछ लिखा है सरकारी अप्रोच जो उसने बताई वो ये सरकारी अप्रोच बताई है। अब क्लासिफिकेशन का जो केस स्टडी में आपने रूल अडॉप्ट करना है ना, वो ये जो सुन लें, इंटरनल एक्सटर्नल करें ना, अगर आप प्लस माइनस ठीक होता है, पॉजिटिव नहीं, इंटरनल एक्सटर्नल करें, कुछ जगहों पे ना आपको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। कुछ फैक्टर लग रहा होता है एक्सटर्नल है, लेकिन वो जैसे कंपनी की प्रोडक्ट, थोड़ा सा आप सोचें, कभी कंपनी की प्रोडक्ट बन रही है, लग रहा है इंटरनल है, बन कहाँ रही है? फैक्ट्री में इंटरनल, सेल कहाँ हो रही है? मार्केट, एक्सटर्नल लग रहा है। तो कुछ जगहों पे प्रॉब्लम आ जाती है, अक्सर जगहों पे नहीं आती, इसलिए ये इंटरनल एक्सटर्नल फार्मूला चलता है। लेकिन मैं जो आपको क्लासिफिकेशन का तरीकाकार बता रहा हूं, आपने इसको पिक करना है। सुने, स्ट्रेंथ क्या, आई कैप क्या कहता है सरकारी अप्रोच? स्ट्रेंथ क्या है? एक्सटर्नल, इंटरनल पॉजिटिव। वीकनेस क्या है? इंटरनल नेगेटिव। अपॉर्चुनिटी क्या है? एक्सटर्नल पॉजिटिव फैक्टर। हर वो चीज जो एक्सटर्नल है जो पॉजिटिव है वो, और हर वो चीज जो एक्सटर्नल है नेगेटिव है। ये सरकारी अप्रोच है। अब आपने कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है? आखिरी बात बता रहा हूं, सबसे मैनेजमेंट की सबसे अहम केस स्टडी, दो केस स्टडी है, स्वॉट और पेस्टल। सबसे अहम केस स्टडी स्वॉट, उसके अंदर क्लासिफिकेशन करनी होती है। उसका सबसे अहम रूल बता रहा हूं, एक ही रूल बता रहा हूं, और कुछ नहीं बताऊंगा, उसके बाद लेक्चर खत्म। थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, लेक्चर खत्म। क्लासिफिकेशन कैसे करनी है सुन लें। स्ट्रेंथ क्या है? इंटरनल पॉजिटिव नहीं, सुने, क्या अच्छी चीज मुझ में है, द गुड आई पोजेस, ये क्या है? स्ट्रेंथ। द बैड आई हैव, वीकनेस। ठीक है? गुड आई हैव, ये क्या है? स्ट्रेंथ। अच्छा, और गुड आई कैन हैव, गुड आई कैन है, अपॉर्चुनिटी। अब वो आपको इंटरनल लगे एक्सटर्नल लगे, उसको मारे गोली। गुड थिंग पॉजिटिव आई हैव, ये क्या है भाई? समझ आ रहा है ना कैसा है? और पॉजिटिव आई मे हैव, आई कैन हैव, अपॉर्चुनिटी। नेगेटिव आई हैव, वीकनेस। और नेगेटिव विच आई मे हैव या विच मे इफेक्ट थ्रेट। भाई फर्क समझ, इंटरनल एक्सटर्नल के चक्कर में नहीं जाना, कुछ फैसले हो जाएंगे, बाकियों में अड़ जाएंगे आप। डन? चलें, छोटी सी एक मैं देखना चाहता हूं आप केस स्टडी जो आपको होम असाइनमेंट में दी हुई है वो करने के काबिल हैं कि नहीं। छोटी सी एक्सरसाइज, बहाने से पास पेपर का क्वेश्चन ही हो जाएगा। ये पास पेपर का क्वेश्चन है आपके सामने। आपने सिर्फ मुझे क्लासिफिकेशन बतानी है और कहानी खत्म। ये समझे, ये क्या है? ये क्या कह रहा है? कह रहा है ये आपके सामने, ये क्या है? ये स्वॉट एनालिसिस है, स्वॉट एनालिसिस है। फर्क सिर्फ ये है कि हमने तरतीब से करना होता है, वो उससे डब्बे बना के किया। हमने एग्जाम में डब्बे नहीं बनाने, हमने क्या करना है ऊपर नीचे जैसे आप स्टूडेंट करते होते हैं। ये है क्वेश्चन, होम असाइनमेंट में भी शामिल है। सिर्फ 2-3 एग्जांपल मुझे बता दीजिए। इसमें कह रहा है कुछ क्लासिफिकेशन मेरी ठीक है कुछ गलत है, वो आपने बतानी है। हाई प्रॉफिट मार्जिन क्या ये ठीक क्या है? कैसे पता चला? पॉजिटिव है, हमारे पास है, शाबाश, ये बिल्कुल स्ट्रेंथ है। ठीक है? स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ये कैसे थ्रेट है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। मे इम्पैक्ट, न्यू प्रोडक्ट है, मे इम्पैक्ट, शाबाश।
अच्छा, हाईली स्किल्ड साइंटिस्ट इन द वर्क फोर्स, हाईली स्किल्ड पॉजिटिव, इन द वर्क फोर्स है कि हो सकता है। और अगर यही कहता कि हम निगोशिएशन कर रहे हैं कंपेटिटर का हाईली स्किल्ड वर्क फोर्स, उसके हम उसको लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। समझ है कैसे डिसीजन करना है आपने। अच्छा, यहां पे स्लो प्रोग्रेस विद एग्जिस्टिंग रिसर्च प्रोजेक्ट, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। हमें असर कर रही है, असरअंदाज हो रही है कि हो सकती है? हो रही है, इंपैक्ट कर रही है। ये क्या होगा? वीकनेस। ठीक है जी। फिर इसके बाद पेटेंट्स ऑन 6 प्रोडक्ट्स, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हमें फायदा दे रही है कि दे सकती है? दे रही है, हमारे पास है, जो चीज हमारे पास है। आखिरी चीज, वो एक इंग्लिश का मुहावरा होता था क्या, ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन बुश। सुना इस तरह का मुहावरा? इंग्लिश में होता था मैट्रिक में या इंटरमीडिएट में, कि जो चीज आपके हाथ में है, एक परिंदा जो आपके हाथ में है, वो उन 2 से बेहतर है जो कि आजाद उड़ रहे हैं, जिनके पीछे आप भाग रहे हैं। तो जो परिंदा आपके हाथ में है, ये क्या है SWOT एनालिसिस में? स्ट्रेंथ। और जो हवा में उड़ रहे हैं और आप उनको कोशिश कर रहे हैं कैप्चर, वो अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी, ठीक है। और जो शिकारी हमारे साथ दूसरे भी हैं, वो भी परिंदे के पीछे हैं, कंपेटिटर, वो क्या है? वो हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, जो दूसरे शिकारी हमारे थ्रेट है, वो पहले जाके कैप्चर कर सकते हैं परिंदा। तो ये सोच, अब पता चल गया। इसमें सबसे अहम चीज पता क्या है? क्लासिफिकेशन किस रूल के मुताबिक करनी है, वो मैंने आपको बता दिया। ICAP सरकारी अप्रोच बताता है, इंटरनल एक्सटर्नल पॉजिटिव मैन, वो कुछ जगह पे काम करती है, कुछ जगह पे फेल हो जाती है। ये जो वो समझ रहे 50-50 है, ये जो है ये लगभग 90-10 है, यानी इंशाल्लाह 90% डिसीजन आपके, 10% फिर भी आपको होता है जजमेंटल, वो होता है। क्लियर जी? अब आपने करना क्या, केस स्टडी होगी, उसमें से फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके सिर्फ क्लासिफाई करना है, कुछ भी नहीं करना, एज इट इज करने, एक लफ्ज आगे पीछे ना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक काम सही करना है, क्या? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ठीक करनी चाहिए। कर लेंगे जी? चलिए जी, आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।